Chapter 1, A Letter to God. Before you read. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately possesses. Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lenko's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. ऐसा कहा जाता है कि भरोसा रखने से पर्वत भी हिलाया जा सकता है, पर हम भरोसा किस में रखें? ये कहानी इस प्रश्न पर निर्धारित है। लेंको एक किसान है जो उसकी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखता है, भगवान से 100 पैसों की मांग करते हुए। क्या लेंको का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? किसी को पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका होता है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। क्या आपने कभी किसी को पैसे भेजे या किसी से पैसे रिसीव करे हैं इस तरीके से? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in class the meanings of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. ये है वो चीज़ें जो आपको करनी है। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए इन शब्दों के मतलब: काउंटर, काउंटर क्लर्क, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. Consult a dictionary if necessary. Are these words corresponding to these English words in your languages? आप एक डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं। क्या ये शब्द आपकी लैंग्वेज में इंक्लूडेड हैं? Inside the post office, go to the counter marked money order. पोस्ट ऑफिस के अंदर उस काउंटर पर जाइए जहाँ पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बाय अ मनी ऑर्डर MO फॉर्म by paying 50 पैसे to the person behind the counter. काउंटर के पीछे बैठे इंसान से आप मनी ऑर्डर MO फॉर्म खरीदिए 50 पैसे देकर। नेक्स्ट, fill in the appropriate boxes in the form, preferably in block letters. उस फॉर्म में खाली बॉक्सेस में appropriate जानकारी भरिए, ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट, pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. काउंटर क्लर्क को पैसे दीजिए जो आपको भिजवाने हैं। नेक्स्ट, टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटरफॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. आपके रिकॉर्ड के लिए बदले में MO एक्नॉलेजमेंट काउंटरफॉइल आप ले लीजिए। सेकेंड एक्टिविटी, fill out the money order form given below using the clues that follow the form. नीचे दिए गए मनी ऑर्डर फॉर्म को आगे दी हुई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए भरिए। Think about who you will send the money to and how much. ये सोचिए कि आप किसे पैसे भेजना चाहते हैं और कितने पैसे भेजना चाहते हैं। You might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend. आप ये पैसे किसी मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन के लिए भेजना चाह सकते हैं या किसी रिलेटिव को या किसी दोस्त को। और you may fill out the form with yourself as sender and your partner as receiver. Use a part of your pocket money and submit the form at the nearest post office to see how it's done. See how your partner enjoys getting money by post. या फिर
आप ये फॉर्म खुद को सेंडर की तरह और अपने पार्टनर को एक रिसीवर की तरह बनाकर भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को अपनी पॉकेट मनी से खरीद कर भरकर पूरी जानकारी उसमें सही भरकर और आपके पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिए और इस बात का अनुभव लीजिए कि ये कैसे किया जाता है। देखिए कि आपका पार्टनर पोस्ट के थ्रू पैसे पाकर कितना खुश होता है। Notice that the form has 3 parts: the money order form, the part for official use, and the acknowledgement. ये ध्यान दीजिए कि फॉर्म में 3 हिस्से हैं। पहला मनी ऑर्डर फॉर्म, दूसरा ऑफिशियल यूज़ के लिए, तीसरा द एक्नॉलेजमेंट। What would you write in the space for communication? स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन की जगह में आप क्या लिखेंगे? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स को पूरा कीजिए। फर्स्ट, इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द डैश। सेंडर के साथ साथ फॉर्म को डैश के द्वारा साइन करवाया जाना है। सेकेंड, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस टू द डैश आफ्टर द डैश साइंस इट। फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट सेक्शन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है, डैश को डैश साइन कर ले उसके बाद। थर्ड, द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर डैश। तीसरा, स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, द फॉर्म हैज़ 6 sections. The sender needs to fill out dash sections and the receiver dash. चौथा, फॉर्म के 6 हिस्से हैं। सेंडर को डैश हिस्से फिल करने हैं और रिसीवर को डैश। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. Crest means top of a hill. The house, पूरी घाटी में एक इकलौता घर जो कि उस पहाड़ी के सबसे ऊपर था। From the side, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से पूरी नदी भी देखी जा सकती थी और फूलों से लदी पके मकई की वो खेत भी जिससे हमेशा अच्छी फसल होती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इस धरती को अगर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो केवल इस चीज़ की थी कि या तो धुआंधार बारिश हो जाए या फिर कम से कम एक बौछार ही सही। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंको, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंको ने केवल एक ही काम किया था जो उसकी खेती को सबसे अच्छी तरह से जानता था। वो ये था कि उसने पूरे समय आसमान को देखा। Now we are really going to get some water, women. अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. जो महिला खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, Come for dinner. जो बड़े बच्चे थे वो खेती पर काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे जब तक उस महिला ने उन्हें सबको आवाज़ देकर बुलाया, खाने के लिए आ जाइए। It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. ये उस खाने के दौरान ही हुआ कि लेंको ने जैसा सोचा था ठीक उसी तरह बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्वी दिशा से काफ़ी घने बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। The air was fresh and sweet. हवा बहुत ही सुहानी थी। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body.
वो आदमी बाहर सिर्फ इसी रीज़न से निकला, सिर्फ इसी बहाने से निकला कि वो उसके शरीर पर वो बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। These aren't raindrops from sky, they are new coins. उसे ये आश्चर्य हुआ कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़े पीसेस हैं वो 10 cent pieces हैं और जो छोटी हैं वो 5 हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers draped in a curtain of rain. काफ़ी संतुष्ट भाव से उसने अपने पके मकई और फूलों की खेती को बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ सा माना। But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पर अचानक काफ़ी तेज़ हवा चलने लग गई और उसी के साथ बारिश के साथ ओस की बूंदें गिरने लग गई। These truly did resemble the new silver coins. ये वास्तव में उन नए चांदी के सिक्कों से मेल खा रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के खुद को बारिश में भिगाते हुए उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे बारिश में। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. स्थिति अब सच में खराब हो रही थी। आदमी ने कहा, मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी से खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, सारी तराई पर ओस बरसी। मैदान सफ़ेद हो गया था, मानो जैसे नमक से ढका गया हो। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया। फूल, पौधे सब जा चुके थे। लेंको की आत्मा दुख से भर आई। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. Locusts means insects which fly in big swarms, groups and destroy crops. Locust मतलब वो कीड़े जो बड़ी संख्या में आकर और खेती बर्बाद कर जाते हैं। जब तूफान रुक गया तब उस आदमी ने बाहर निकलकर खेत के बीच में खड़े होकर अपने बेटों से कहा कि शायद टिड्डियों के हमले से भी हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ तो बच ही जाता। The hail has left nothing. This year we will have no corn. इस ओस ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. वो रात एक बहुत दुख भरी रात थी। सारा काम, इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, किस लिए? हमारे पास हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। इस साल हम भूखे रहेंगे। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। फर्स्ट, व्हाट डिड लेंको होप फॉर? पहला, लेंको को क्या उम्मीद थी? सेकंड, व्हाई डिड लेंको से The raindrops were like new coins. लेंको ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह हैं? थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज? तीसरा, बारिश किस तरह बदली? What happened to Lenko's fields? लेंको के खेत को क्या हुआ? फोर्थ, what were Lenko's feelings when the hail stopped? चौथा, लेंको की क्या भावनाएं थी जब ओले गिरना बंद हो गए थे? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता।
Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. इतने उदास मत हो. भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है, याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता. वे यही कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरता. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscious means an inner sense of right and wrong. पूरी रात लेंको ने केवल एक ही बारे में सोचा, उसकी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद, जिसकी आँखें, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक में भी क्या है, यह भी देख लेती हैं. Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Lenko एक बैल की तरह था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. अगले रविवार को सुबह के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर के डाक में ले जाएगा. यह भगवान के लिए एक पत्र था, और भगवान के पत्र से कम नहीं था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, because the hailstorm. Peso means currency of several Latin American countries. उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के लिए, पत्र को अंदर रखा और फिर भी परेशान होकर शहर वापस चला गया. डाकघर में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. एक कर्मचारी, जो कि एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने मालिक के पास जाकर दिल खोलकर हंसा और उसे भगवान का पत्र दिखाया. एक डाकिया के रूप में अपने करियर में कभी भी उसे उस पते पर नहीं गया था और उसे वो पता नहीं पता था. The postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable means friendly and pleasant. पोस्टमास्टर, जो कि एक थोड़ा सा मोटा मिलनसार आदमी था, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज़ पर पत्र को टैप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है! काश मुझे उस व्यक्ति का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करने का. So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसलिए उस व्यक्ति के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक ख्याल आया, पत्र का उत्तर देने का. लेकिन जब उन्होंने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना के अलावा कुछ और चाहिए था. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution.
He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसे इतना तो स्पष्ट हो गया था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना के अलावा कुछ और चाहिए था, स्याही और कागज़ के अलावा। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया, और उसके कई दोस्तों ने दान के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lenko, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. लेकिन उसके लिए पूरे 100 पैसे इकट्ठे करना नामुमकिन था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़े से ज़्यादा भेज सका। उसने लेंको को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाले और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। फर्स्ट, हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? पहला, लेंको को किसमें और क्या भरोसा था, उसने क्या किया? सेकंड, हु रेड द लेटर? दूसरा, पत्र किसने पढ़ा? थर्ड, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तीसरा, पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया? द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means satisfaction. अगले संडे को लेंको थोड़ा जल्दी आया हमेशा से और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देखा। लेंको showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. लेंको वो पैसे देखकर ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन पैसे गिनने पर उसे गुस्सा आया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, न ही वह लेंको को मना कर सकता था जो उसने मांग की थी उसके लिए। Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत लेंको खिड़की पर गया और उसने पेन और इंक मांगी। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास के कारण अपनी आईब्रोज को बहुत ज़ुर्रियों के साथ लिखना शुरू किया। जब वह ख़त्म हो गया तो वह एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर चिपका दिया। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसका लिखना ख़त्म हो गया तो वह विंडो के पास गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसे हल्का सा लिख करके और उसे मुट्ठी से एक बार मारकर और चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money and that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको। पत्र मेल बॉक्स में गिरा तो डाकपाल उसे खोलने गया। उसमें लिखा हुआ था, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे, बाकी मुझे भेजिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर में कर्मचारी एक झुंड के बदमाश हैं। लेंको। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक।
First, was Lenko surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंको को उसके नाम पर एक पत्र पाकर जिसमें पैसे थे कोई सरप्राइज हुआ? सेकेंड, वॉट मेड हिम एंग्री? दूसरा, उसे किस बात पर गुस्सा आया? थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट. फर्स्ट, who does Lenko have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? पहला, लेंको को किस पर पूरा भरोसा था? कहानी में किस सेंटेंस से आपको ये पता चलता है? सेकेंड, why does the postmaster send money to Lenko? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर वो मनी लेंको को क्यों भेजते हैं? उन्होंने उस पत्र पर गॉड्स नाम से सिग्नेचर क्यों किए? थर्ड, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? तीसरा, क्या लेंको ने पता लगाने की कोशिश करी कि उसे वो पैसे किसने भेजे, क्यों या क्यों नहीं? फोर्थ, हु डज लेंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? लेंको को क्या लगा कि वो पैसे किसने ले लिए हैं? और इस कहानी में आयरनी क्या है? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. An irony situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ये याद रखें कि इस सिचुएशन में आयरनी मतलब विडंबना इसका एक अस्पष्ट पहलू है. एक विडंबनापूर्ण स्थिति अजीब या मनोरंजक होती है क्योंकि वह अपेक्षा से पूरी तरह अपोजिट होती है, विपरीत होती है. फिफ्थ, are there people like Lenko in the real world? What kind of a person would you say he is? क्या असल दुनिया में लेंको जैसे इंसान होते हैं? वो किस तरह का इंसान है? आप क्या कहेंगे? You may select appropriate words from the box to answer the question. आप नीचे दिए गए शब्दों में से कोई शब्द चुन सकते हैं उसके लिए. Greedy, knave, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. Sixth, these are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature, and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? कहानी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंसान और प्रकृति के बीच और इंसानों के बीच. इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे दर्शाएंगे? Thinking about language. First, look at the following sentence from the story. Suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पहला, नीचे दिए गए स्टोरी के इस वाक्य को देखिए. Suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और बारिश की मोटी मोटी बूंदों के साथ ओले बरसने लग गए. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall is a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. Hailstones मतलब ओले का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे गोले जो बारिश के साथ बरसते हैं. एक स्टॉर्म मतलब एक तूफ़ान का मतलब होता है एक स्टॉर्म जिसमें ओले गिरते हैं उसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है, ओलावृष्टि कहा जाता है. आपको ये पता होगा कि स्टॉर्म मतलब तूफ़ान का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत ख़राब मौसम जिसमें बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है, बिजली गिरती है और बादल गरजते हैं. There are different names in different parts of the world for storms depending on their nature. Can you match the names in the box with their description below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. दुनिया के हर हिस्से में स्टॉर्म मतलब तूफ़ान का उसके व्यवहार के अनुसार अलग नाम होता है. क्या आप नीचे दिए गए नामों को उनके विवरण के अनुसार
ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। आप एक डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। शब्द हैं गेल, व्हर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। फर्स्ट, a violent tropical storm in which strong winds move in circle. डैश, एक बहुत ही खतरनाक ट्रॉपिकल तूफान जिसमें हवा एक गोले में घूमती है। डैश। वर्ड्स आर गेल, व्हर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। Second, an extremely strong wind. डैश, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा। डैश। शब्द हैं गेल, व्हर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। थर्ड, a violent tropical storm with a very strong winds. डैश। तीसरा, बहुत खतरनाक तूफान जिसमें बहुत तेज़ हवा चलती है। डैश। वर्ड्स आर गेल, व्हर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। फोर्थ, a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. डैश। चौथा, एक बहुत खतरनाक तूफान जिसके बीच में बादल एक फनल की तरह इकट्ठे होते हैं। डैश। शब्द है गेल, व्हर्लवाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। फिफ्थ, a violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. डैश। पांचवा, बहुत खतरनाक तूफान जिसमें बहुत तेज़ हवा चलती है, खास करके वेस्टर्न एटलांटिक ओशन में। डैश। सिक्स्थ, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage. डैश। सिक्स्थ, एक बहुत तेज़ हवा जो बहुत ही तेज़ गति से चलती है और स्पिन करते हुए चलती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डैश। Second, notice how the word hope is used in these sentences from the story. इस बात पर ध्यान दीजिए कि hope शब्द नीचे दिए गए स्टोरी के वाक्यों में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। A, I hope it in the brackets the hailstorm passes quickly. मुझे उम्मीद है कि ओलावृष्टि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। B, there was a single hope, help from God. B, केवल एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। In the first example, hope is a word which means you wish for something to happen. In the second example, it is a noun meaning a chance for something to happen. पहले एग्जाम्पल में hope एक क्रिया है जिसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कुछ हो। दूसरे एग्जाम्पल में वह एक संज्ञा का काम कर रहा है जिसका मतलब है किसी चीज़ के होने का कोई चांस होना। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन ऑफ होप इन कॉलम बी। कॉलम ए, फर्स्ट, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। क्या तुम जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे? मैं आशा करता हूँ। सेकेंड, I hope you don't mind me saying this, but I don't like the way you are arguing. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन जिस तरह से तुम आर्ग्यू कर रहे हो मुझे ये पसंद नहीं आया। थर्ड, the discovery will give you new hope to HIV और एड्स sufferers. तीसरा, ये डिस्कवरी, ये खोज एक नई उम्मीद लेकर आएगी HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए। Fourth, we were hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. चौथा, हम उम्मीद के खिलाफ उम्मीद रख रहे थे
कि जजेस हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। 5th, I called early in the hope of speaking to her before she went to school. मैंने इस उम्मीद में जल्दी फ़ोन लगाया कि उसके स्कूल जाने से पहले मैं उससे बात कर सकूंगी। 6th, just when everybody had given up hope, the fishermen came back 7 days after the cyclone. जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसके बाद फिशरमैन वापस आया साइक्लोन के 7 दिन बाद। कॉलम बी, फर्स्ट, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रॉबेबली हैपन, एक एहसास कि कुछ अच्छा होगा। सेकंड, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, यह सोचना कि यह हो सकता है, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। थर्ड, स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, यह विश्वास करना बंद कर देना कि कुछ अच्छा होगा। फोर्थ, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, यह सोचना कि कुछ हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ। फिफ्थ, शोइंग कंसर्न दैट what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite, यह चिंता दिखाते हुए कुछ कहना कि आप जो कह रहे हैं उससे सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, विनम्र होने का एक तरीका। सिक्स्थ, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, यह उम्मीद रखना कि कुछ होगा हालांकि उसकी कोई संभावना ना हो। थर्ड, रिलेटिव क्लॉजेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस। A. All morning Lenko, who knew his fields intimately, looked at the sky. पूरी सुबह लेंको, जो अपने खेत को बारीकी से जानता था, आकाश की तरफ देखा। B. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. वह औरत जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। The italicized parts of the sentences give us more information about Lenko and the woman. We call them relative clauses. Notice that they both begin with the relative pronoun who. Other common relative pronouns are whom, whose and which. जो पार्ट इटैलिक में लिखा हुआ है वह हमें लेंको और उस औरत के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। हम उन्हें रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ध्यान दीजिए कि वो दोनों रिलेटिव क्लॉजेस हु से शुरू होते हैं और कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं whom, whose and which. The relative clauses in A and B above are called non-defining because we already know the identity of the person they describe. ऊपर A और B में जो रिलेटिव क्लॉजेस यूज़ किए हैं वो नॉन डिफाइनिंग हैं क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वो जिस इंसान के बारे में बता रहे हैं वो क्या है। लेंको इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर वुमन ही स्पीक्स टू। लेंको एक पर्टिकुलर इंसान है जो एक पर्टिकुलर औरत से कुछ कह रहा है। वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लॉज टू पिक दीज पीपल आउट फ्रॉम अ लार्जर सेट। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि रिलेटिव क्लॉजेस में इन लोगों की जानकारी बड़े सेट में से निकाली जाए। A non-defining relative clause usually has a comma in front of it and a comma after it. Some writers use a dash instead, as in the story. If the relative clause comes at the end, we just put a full stop. एक non-defining relative clause अक्सर एक कॉमा से शुरू होता है और एक कॉमा से ख़त्म होता है। बहुत से राइटर कॉमा की जगह एक डैश का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टोरी में किया गया है। अगर रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस के आखिरी में आता है तो हम केवल एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, whom, whose, which as suggested. First, I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Which. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को who, whom, whose, which के द्वारा जोड़िए। पहला, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। मुंबई
इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है। इसको विच के ज़रिए जोड़िए। सेकेंड, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। शी कुक्स वेरी वेल। हु। दूसरा, मेरी माँ टीवी पर एक कुकिंग शो होस्ट करने वाली है। वो एक बहुत अच्छी कुक है। हु। थर्ड, these sports persons are going to meet the president. Their performance has been excellent. Whose? ये स्पोर्ट्स पर्सन प्रेसिडेंट से मिलेंगे। इनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट थी। Whose? फोर्थ, Lenko prayed to God. His eyes see into our minds. Whose? लेंको ने भगवान से प्रार्थना करी। उसकी आंखें हमारे दिमाग को देख सकती हैं। Whose? This fifth, this man cheated me. I trusted him. Whom? इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया था। Whom? Sometimes the relative pronoun in a relative clause remains hidden. For example, look at the first sentence in the story. बहुत सी बार एक रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी के पहले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ए, द हाउस डैश द ओनली वन इन द एंटायर वैली डैश सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो पूरी घाटी में एक इकलौता घर था, वह उस पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पर था। वी कैन राइट दिस सेंटेंस एज, हम इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। द हाउस डैश विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली डैश सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ हमने द हाउस डैश के बाद विच का इस्तेमाल किया है। इन ए, relative pronoun which and the verb was not present. A में relative pronoun which और verb was का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिनका इस्तेमाल हमने B में किया गया है। फोर्थ, using negatives for emphasis. We know that sentences with words such as no, not or nothing show the absence of something or contradict something. हम जानते हैं कि no, not और nothing यानी ना, नहीं या कुछ नहीं जैसे शब्द या तो किसी चीज़ की कमी को दर्शाते हैं या किसी चीज़ को कॉन्ट्रैडिक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न विल बी एब्सेंट। ए, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई मक्का नहीं होगा, मक्का अनुपस्थित रहेगा। बी, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, एब्सेंस ऑफ अ क्रॉप। बी, ओले ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, फसल का ना होना। सी, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, contradicts the common idea of what the drops of water falling from the sky are. C, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं आसमान से जो गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। यह कॉन्ट्रैडिक्ट करता है इस आइडिया को कि आकाश से आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं। But sometimes negative words are used just to emphasize an idea. Look at these sentences from the story. लेकिन कभी कभी नेगेटिव वर्ड्स केवल एक किसी आइडिया पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टोरी के इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। डी, लेंको हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ही हैड डन ओनली दिस। डी, लेंको ने और कुछ भी नहीं किया, केवल आसमान की तरफ देखा, उसने केवल एक ही काम किया। ई, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह इंसान, वह आदमी बाहर और किसी कारण से नहीं गया, केवल इसलिए कि वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदें महसूस कर सके,
He had only this reason. उसके पास केवल यही एक कारण था. F. Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंको ने ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया पैसे देखने के बाद. He showed no surprise at all. उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया. Now look back at the example C. Notice that the contradiction in fact serves to emphasize the value or usefulness of the rain to the farmer. अब एग्जाम्पल सी पर वापस जाइए और ये ध्यान दीजिए कि वो कॉन्ट्रडिक्शन केवल और केवल उस किसान के लिए बारिश की महत्व पर जोर दे रहा है. Find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. कहानी में वो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढिए जो किसी आइडिया पर जोर दे रहे हैं. फर्स्ट, द ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स. पेड़ ने उसकी सारी पत्तियां खो दी. सेकेंड, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ. वह पत्र खुद भगवान के लिए लिखा गया था. थर्ड, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर. उस पोस्टमैन ने उसके पूरे जीवन के काम में पहली बार ये एड्रेस देखा था, यह पता देखा था. फिफ्थ, मेटाफोर्स. द वर्ड मेटाफोर comes from a Greek word meaning transfer. Metaphors compare two things or ideas. A quality or feature of one thing is transferred to another thing. Metaphors दो चीज़ों या दो आइडियाज़ विचारों में तुलना करते हैं. किसी एक के गुण या खासियत किसी दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र करी जाती है. Some common metaphors are the leg of the table. The leg supports your body, so the object that supports a table is described as a leg. मतलब टेबल का पैर. हमारे शरीर को पैरों से सहायता होती है. हमारे शरीर को पैर सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो चीज़ जो टेबल को सपोर्ट करती है उसे पैर कहा गया है. सेकेंड, द हार्ट ऑफ द सिटी. The heart is an important organ in the center of our body. So this word is used to describe the central area of a city. The heart of a city. किसी शहर का दिल. दिल हमारे शरीर का एक बहुत ही खास और बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो हमारी बॉडी का बीच में हमारे बॉडी के बीच में रहता है, जो सबसे ज़रूरी रहता है. इसीलिए ये शब्द किसी भी शहर के बीच के ज़रूरी हिस्से को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए यूज़ किया गया है. इन पेयर्स फाइंड मेटाफॉर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो. ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पेयर बनाकर या जोड़ी बनाकर स्टोरी में से मेटाफॉर ढूंढकर नीचे दिए गए टेबल को पूरा कीजिए. ये बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, कौन से वो गुण हैं जिनकी तुलना की गई है. एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है. टेबल में 3 कॉलम हैं. ऑब्जेक्ट, मेटाफॉर, क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड. ऑब्जेक्ट, क्लाउड. मेटाफॉर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स. यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है क्लाउड. जो मेटाफॉर हमने यूज़ किया है वो है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बादल. उसकी क्वालिटी या उसके गुण है माउंटेन या पर्वत का बहुत बड़ा होना. ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था. आगे के आप स्वयं करने की कोशिश करें. ऑब्जेक्ट, रेनड्रॉप्स. सेकेंड ऑब्जेक्ट, hailstones. Third object, locusts. Fourth, quality or feature compared, an epidemic, a disease that spreads very rapidly and leaves many people dead. एक महामारी या बीमारी जो बहुत ही तेज़ी से फैलती है
और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की जान चली जाती है। फिफ्थ मेटाफॉर, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। स्पीकिंग एक्सरसाइज। Have you ever been in great difficulty and felt that the only a miracle could help you? How was your problem solved? Speak about this in class with your teacher. क्या आप कभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और आपको कभी ऐसा लगा है कि केवल कोई चमत्कार ही इसमें आपकी सहायता कर सकता है? आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? इस बारे में क्लास में आपकी टीचर से बात कीजिए। लिसनिंग एक्टिविटी। Listen to the letter given under in the lesson, read out by your teacher or on the audio tape. As you listen, fill in the table given below. In the lesson के अंदर दिए गए लेटर को टीचर द्वारा बोलने पर सुनिए या फिर ऑडियो टेप पर सुनिए और जैसे आप सुनते हैं सुनकर नीचे दिए गए टेबल को पूरा कीजिए। The writer apologizes, says sorry because. Second, the writer has sent this to the reader. Dash. First, the writer apologizes, says sorry because. Dash. लेखक सॉरी कहता है, माफ़ी मांगता है क्योंकि डैश। सेकेंड, The writer has sent this to the reader. दूसरा, लेखक ने ये उसके रीडर को, पढ़ने वाले को भेजा है डैश। थर्ड, the writer sent it in the month of डैश। तीसरा, लेखक ने इसे इस महीने में भेजा डैश। फोर्थ, the reason for not writing earlier डैश। चौथा, पहले ना लिखने का कारण डैश। फिफ्थ, सैरा गोज टू डैश। पांचवा, सैरा जाती है डैश। सिक्स्थ, हु इज़ राइटिंग टू whom डैश। सिक्स्थ, कौन किसे लिख रहा है। सेवेंथ, वेयर एंड व्हेन वर दे लास्ट टुगेदर कब और कहाँ वो आखिरी बार एक साथ थे डैश। Writing exercise. Lenko suffered first due to drought and then by floods. लेंको को पहले सूखे के कारण परेशानी हुई और फिर बाढ़ के कारण। Our country is also facing such situations in the recent years. हमारा देश भी इन समस्याओं को कुछ हाल ही के सालों में इन मुसीबतों का सामना कर रहा है। There is flood and there is drought. एक जगह बाढ़ है तो दूसरी जगह सूखा। There is a need to save water through water harvesting. हमें पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा बचाने की ज़रूरत है। Design a poster for your area on how to save water during summer. अपने इलाके के लिए एक पोस्टर तैयार कीजिए, ये बताते हुए, ये समझाते हुए कि हमें गर्मियों में पानी को किस तरह बचाना चाहिए एंड व्हेन इट इज़ अवेलेबल इन एक्सेस। गर्मियों में कैसे बचाना चाहिए और जब पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मौजूद हो तब कैसे बचाना चाहिए। इन द लेसन व्हाट वी हैव डन। इस लेसन में हमने क्या किया। इंट्रोड्यूस्ड स्टूडेंट्स टू द स्टोरी दैट दे आर गोइंग टू रीड। बच्चों को उस कहानी से परिचित करवाया जिसे वे पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटेड अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी अबाउट द नेचर ऑफ बिलीफ। हेल्प स्टूडेंट्स थ्रू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट हैपन्स इन द स्टोरी। हाउ टू सेंड मनी यूजिंग अ मनी ऑर्डर। बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में उनकी मदद करी, ये समझने में मदद करी कि इस कहानी में एक चीज़ कैसे होती है जो कि है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजना। हाउ टू सेंड मनी यूजिंग मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे कैसे भेजना। फोर्थ, गाइडिंग देम थ्रू द रीडिंग एक्टिविटी बाय प्रोवोकिंग पीरियडिक कॉम्प्रिहेंशन चेक्स एज दे रीड
and checked for holistic understanding at the end of the reading activity. उन्हें ये स्टोरी पढ़ते समय बीच बीच में कॉम्प्रहेंशन चेक करवाया गया और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया गया रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा. 5th, providing interesting exercises to strengthen students' grasps of the specific vocabulary found in the story and also introduce them to related vocabulary. इस स्टोरी में जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस रखी गई ताकि उन बच्चों की उन शब्दों को लेकर पकड़ मजबूत हो सके और उन्हें नए शब्दों से परिचित कराया. Explained specific areas of grammar, non-defining relative clauses and the use of negative for emphasis, providing illustrations from the text and exercises for practice. उन्हें ग्रामर के कुछ हिस्सों से जानकार करवाया जैसे कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस का इस्तेमाल. उन्हें टेक्स्ट के द्वारा और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देकर उन्हें ये समझाया गया कि ये क्या होता है. Explained what metaphors are and helped students identify metaphors in the text by providing clues. बच्चों को मेटाफोर क्या होता है ये समझाया और उन्हें ये पहचानने की कोशिश करने में मदद करी किसी टेक्स्ट में कुछ हिंट देकर कि ये क्या होता है. Provided a context for authentic speaking, provided an interesting listening activity. Given below is the passage for listening activity. उन्हें स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी दी गई. लिसनिंग एक्टिविटी के लिए पैसेज नीचे दिया गया है. भट्ट हाउस 256 सर्किट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया. 25 January 2006. Dear Aarti, how are you? I'm sorry I haven't written for a very long time. I think I last sent you a birthday card in the month of September 2005. We have just moved house. See our new address above. This is our new home. Sarah has just about started going to school. We have admitted her to Little Feet as this is very close to our new home. I'm sitting here by the window sill writing to you. There is a slight drizzle outside and I am reminded of the good times we had together at Bangalore last year. Do write back. Love, Jaya. Bhatt House, 256 Circuit Road, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया. 25 जनवरी 2006. डियर आरती, कैसी हो? मुझे माफ़ करना, मैंने काफ़ी समय से कुछ नहीं लिखा. मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें आखिरी बर्थडे कार्ड सितंबर 2005 में भेजा था. हमने अभी अभी हमारा घर शिफ्ट किया है. सैरा ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है. हमने उसका एडमिशन लिटिल फीट में करवाया है क्योंकि वह हमारे घर के काफ़ी पास है. मैं यहाँ खिड़की के पास बैठी हूँ, तुम्हें लिख रही हूँ. बाहर काफ़ी हल्की हल्की प्यारी प्यारी हवा चल रही है और मुझे हमारे अच्छे समय की याद आ रही है जो हमने बेंगलोर में साथ में पिछले साल बिताए थे. वापस ज़रूर लिखना. लव, जया. What you can do before you read. Encourage students to share their ideas about what will happen in the story. बच्चों को प्रोत्साहित करिए ये बताने के लिए, शेयर करने के लिए कि उनको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा. Activity. Before filling out the form, get the students to read through the form and decide which parts they should fill out and which parts will be filled in by the postal department. फॉर्म भरने से पहले बच्चों से फॉर्म पढ़वाइए और ये तय करवाइए कि उन्हें कौन सा पार्ट भरना है और कौन सा पार्ट खाली छोड़ना है जो कि डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाएगा.
Ask a few students to volunteer to actually send a money order. The amount need not be large. And share the experience with the rest of the class. कुछ बच्चों से पूछिए कि वो आगे बढ़कर इस एक्टिविटी में हिस्सा लें और असल में सच में थोड़े पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा भिजवाएं और उन्हें एक्सपीरियंस क्या रहा वो बाकी बच्चों के साथ शेयर करें. रीडिंग. ब्रेक द टेक्स्ट अप into manageable chunks for reading, 3 paragraphs for example, and encourage students to read silently on their own. Give them enough time to read and then discuss what they have read before going on to the next portion. इस पूरे टेक्स्ट को कुछ हिस्सों में बांटिए ताकि पढ़ा जा सके, जैसे 3-3 पैराग्राफ, और बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो खुद साइलेंटली अपने आप उन पार्ट्स को पढ़ें. उन्हें सफिशिएंट टाइम दीजिए कि वो पढ़ सकें और डिस्कस करें कि उन्होंने क्या पढ़ा अगले पोर्शन पे पहुंचने से पहले. यूज़ द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस and use the thinking about the text questions at the end of passage to help them go beyond the text. Oral comprehension checks का जगह जगह पर इस्तेमाल कीजिए और thinking about the text का यूज़ कीजिए. Grammar. After they have done the exercise, ask students to make their own sentences with non-defining relative clauses. For example, Meena, who is a very clever girl, is always first in class. Or a gardener who knows a lot about plants loves to talk about them. उन्होंने एक्सरसाइज कर ली. उसके बाद बच्चों से ये मांगिए, बच्चों से ये बोलिए कि वो खुद सेंटेंसेस बनाए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मीना जो कि एक काफ़ी शातिर लड़की है, वो हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आती है. या हमारा गार्डनर जो पौधों के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, उसे उनके बारे में बात करना बहुत पसंद है. स्पीकिंग. टेक द फर्स्ट टर्न. टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंस्टेंस फ्रॉम योर ओन लाइफ और फ्रॉम दैट ऑफ समवन यू नो. पहली चांस लीजिए और बच्चों से बात कीजिए किसी एक इंस्टेंस के बारे में, किसी घटना के बारे में जो आपके साथ आपकी लाइफ में हुई हो या आप जिसे जानते हो उसकी लाइफ में हुई हो. डस्ट ऑफ स्नो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. जिस तरह कौवे ने मुझ पर झपटा हेमलॉक ट्री से कुछ बर्फ़ की धूल उड़ाकर, उसने मेरे दिल को मेरे मूड में चेंज लाया और मेरे दिन का वो हिस्सा बचा लिया जिसे मैंने अफसोस में पकड़ा हुआ था. हेमलॉक, a poisonous plant or tree with small white flowers. हेमलॉक एक हानिकारक पेड़ छोटे सफ़ेद फूलों के साथ. र्यूड, held in regret. र्यूड अफसोस में पकड़ा हुआ. Thinking about the poem. This poem presents a moment that seems simple but has a larger significance. ये कविता उस एक पल को हमारे सामने रख रही है जो वैसे तो काफ़ी सिंपल है, पर उसका महत्व बहुत ज़्यादा है. Compare this other quotation from Robert Frost, always a larger significance. A little thing touches a larger thing. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस दूसरे उदाहरण से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए. ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस. हमेशा थोड़ा ज़्यादा महत्व. अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग. एक छोटी चीज़ एक बड़ी चीज़ को छू जाती है. फर्स्ट, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Dust of snow क्या है? पोएट क्या कहता है
कि उसका मूड किसने बदला, पोएट का मूड कैसे बदल गया। सेकेंड, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक एंड आंसर। फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को कैसे दर्शाया है? नीचे दिए गए क्वेश्चंस आपको जवाब देने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स? इस कविता में नाम लिए गई कौन सी चिड़ियाँ हैं? डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि क्रो का अक्सर पोएम्स में इजहार किया जाता है? What images come to your mind when you think of a crow? एक क्रो के बारे में सोचते हुए आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? सेकेंड, अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? फिर से, एक हेमलॉक ट्री क्या होती है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? पोएट किसी और ज़्यादा सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है, जैसे कि मैपल या फिर ओक या फिर पाइन? थर्ड, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? क्रो और हेमलॉक क्या दर्शाते हैं, खुशी या गम? डस्ट ऑफ स्नो जो उस कौवे ने हेमलॉक ट्री से गिराया, वो किस चीज़ के लिए है? थर्ड क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही निराश और आशाहीन हैं, और आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी चीज़ से आपके उस दिन का मूड पूरी तरह बदल जाए? नेक्स्ट, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire. कुछ ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो आग के साथ हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़ा, I think I know enough of hate, मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। To say that for destruction, ice is also great, ये कहने के लिए कि बर्बादी के लिए बर्फ़ भी बहुत है। And would suffice, और पर्याप्त है। Glossary, perish means die, perish का मतलब मरना। Suffice means to be sufficient, suffice मतलब sufficient होना। Thinking about the poem. First, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew so colder and colder? बहुत से विचार हैं इस बात को लेकर कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया किसी दिन ख़त्म हो जाएगी? क्या आपने सोचा है कि किसी दिन सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि वो फट जाएगा, या वो ठंडे पर ठंडा होता जाएगा? सेकेंड, फॉर फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़। फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ़ क्या दर्शाती है? ये कुछ आइडियाज़ हैं। ग्रीड, एवराइज, क्रूअल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी,
intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred. Third, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? इस कविता में राइम स्कीम क्या है और ये किस तरह कविता के आइडिया को बाहर लाने में, उसे दर्शाने में मदद करती है?